हमारी पूरी पॉपुलेशन में से 7.5%, जी हाँ, इतने सारे लोग किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से इस मोमेंट पे सफ़र कर रहे हैं। हे गाइस, हैप्पी टू सी यू हियर। वक्त बदल रहे हैं और इसके साथ हमारी थिंकिंग भी, पर ज़्यादातर लोगों की यही थिंकिंग अब उनके लिए और समाज के लिए एक गले का फंदा बनती जा रही है। ऐसी एक हमारी सोच है मेंटल हेल्थ को लेकर। इसके बारे में बात तो बहुत से लोग करते हैं, पर इसको शायद ही कोई समझ पाता है। मानसिक रोगों से सफ़र करने वाले लोगों को या तो सीधा पागलपन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है या फिर उन्हें इस तरह से इग्नोर किया जाता है जैसे कि वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इन लोगों को वो केयर नहीं मिल पाती, वो असिस्टेंस नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती है, और इन टर्न वो खुद को अकेला पाते हैं। तो आज इसी ज़रूरी टॉपिक पर हम हमारे थिंकर्स से कुछ उनके वैल्यूएबल थॉट्स लेंगे, उनके कुछ वैल्यूएबल ओपिनियंस जानेंगे कि वो मेंटल हेल्थ को किस वे में परसीव करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक इट्स गुड दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। व्हाट डज मेंटल हेल्थ रियली मीन? अगर मैं आसान शब्दों में बोलना चाहूँ तो हमारे इमोशंस और बिहेवियर के बीच का जो इंटरप्ले है, हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और इन सब का हमारे वेल बीइंग पे क्या असर पड़ता है, ये सब मेंटल हेल्थ में आता है। हम बेसिकली हर दिन के डेली टास्क्स जो हैं हमारे, वो कैसे मैनेज करते हैं और हमारे एक्शंस कैसे होते हैं और हमारी डेली प्रॉब्लम्स जो हैं हम उनसे कैसे डील कर रहे हैं, ये सब हमारे मेंटल हेल्थ की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट होता ही है। अगर मैं गुड मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना चाहूँ तो ये हमारे इमोशंस और बिहेवियर के बीच में एक हार्मनी की तरह है बेसिकली। अगर ये हार्मनी अच्छी बनी रही, अगर हमारे इमोशंस और बिहेवियर अप्रोप्रिएट रहे अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, तो वी कैन से कि अ पर्सन इज इन गुड मेंटल हेल्थ। ये जो मेंटल हेल्थ की हार्मनी है ना, ये हमारे आसपास के काफ़ी फैक्टर से अफेक्ट होती भी है। पर हमारे आसपास का लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है, एक बंदे का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसके नेबर्स या कलीग्स जो हैं वो हॉस्टाइल हैं या फिर क्या वो फ्रेंडली हैं, वो उससे इंटरैक्ट करते हैं, इस सब का उस पर क्या असर पड़ता है, और उसकी सोशल कंडीशंस कैसी हैं, उसके जो फ्रेंड्स कैसे हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, और उसके फाइनेंशियल लेवल्स, उस बंदे की जॉब से उसको कितना इनकम मिलता है, वो कहाँ कहाँ स्पेंड करता है, ये सब मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। और एक ये बात है जो शायद आपको सरप्राइजिंग भी लगे थोड़ी, हमारे आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ कैसी है वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं देना चाहूँगा। ऐसे सोचिए कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे सर के ऊपर एक छोटा सा इकोसिस्टम है, वैसे ही हमारे आसपास के लोगों के सर पे भी ऐसा ही एक इकोसिस्टम होगा। ऑब्वियसली इस इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए हम उसे पानी देंगे, उसकी केयर करेंगे, जो भी कचरा होगा उसका अच्छे से टेक केयर करेंगे। पर हाँ, अगर हम अपना इकोसिस्टम छोड़ के दूसरे के इकोसिस्टम में इंटरफेयर करने लगे, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, अगर हम उन्हीं की प्रॉब्लम्स में समा जाएंगे, तो हमारे इकोसिस्टम का ध्यान कौन रखेगा? सिमिलरली अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को छोड़ के दूसरे लोगों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो हमारी खुद की मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी अफेक्ट करेगा, और ऑब्वियसली बात है उसको हार्म ही करेगा। Exactly. पर अगर इन मेंटल हेल्थ के फैक्टर्स को मैं बेसिकली फैक्टर क्लासिफाई करना चाहूँ साइंटिफिकली, तो ये आते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में। तो ये बेसिकली मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आते क्या हैं? गुड क्वेश्चन। अगर मैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करूं तो इसमें आते हैं एक बंदे की फाइनेंशियल लेवल, एक बंदे का एजुकेशन लेवल क्या है, बेसिकली जो चीज़ें हम अपने आप चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करूं तो उसमें आते हैं एज, जेंडर, एथनिसिटी, क्योंकि हमें पता है आजकल की सोसाइटी में बाइसेस की वजह से ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते ही हैं। सर, ये जैसे आपने मेंशन किया कि एजुकेशन लेवल,
या फिर उस बंदे का लिविंग एनवायरनमेंट उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि एजुकेशन लेवल किस वे में अपना रोल प्ले करता है. जी, तो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, विच आई थिंक इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. मान लीजिए एक बंदा है जो लेट्स सी एक बंदा है कि वो 10th पास है, और अगेन एक और है जिसने कॉलेज की डिग्री ली हुई है. हु डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ट्रस्ट मोर? इन परसीविंग इन जनरल केस जिसके पास डिग्री है. And who do you think will receive better opportunities in life, various jobs, different work environment conditions? Again, taking the general case of the majority will definitely choose the person holding a degree. Exactly. तो अगर मैं कहूँ भी कि जो है बंदा है जिसने बस एक 10th क्लास की एजुकेशन ली हुई है, वो उस बंदे से ज़्यादा केपेबल है, उसकी मेंटल एबिलिटी उस कॉलेज वाले बंदे से भी ज़्यादा हायर लेवल पर है, तो क्या नेसेसरी है आज की सोसाइटी की बायसेस देखते हुए कि उसको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी विच विल गिव हिम अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, और विल ही रादर लीव अ लाइफ ऑफ मिजरी जिसमें ही विल बेयरली गैदर अप इनफ इनकम टू फीड हिज ओन फैमिली एंड टेक केयर ऑफ हिज डे टू डे नीड्स. और यही बात है कि हमारी एजुकेशन लेवल जो है अल्टीमेटली हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को भी काफ़ी इफेक्ट करती है. एक बंदा है जिसको अच्छी डिग्री मिली हुई है, ही विल बी वर्किंग इन अ हायर लेवल जॉब, उसका पे ग्रेड जो है वो ज़्यादा होगा, एंड नेसेसरली उसके पास मनी ज़्यादा होगा टू स्पेंड नॉट जस्ट ऑन हिज ओन फैमिली बट उसकी ओन जो पर्सनल नीड्स और डिज़ायर्स हैं उन पे भी. और यही बात है कि अगर एक पर्सन है उसकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं पर वो उसकी इनकम से सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो वो बंदा स्ट्रेस हो जाएगा, वो उसको एंग्जाइटी होगी, और ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है कि वो बात बात पे भड़ के उसको गुस्सा आए, इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी तो ख़राब हो ही सकती है. तो अगर हम आगे बढ़ें तो मैं ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक थोड़ा सा पिकअप करना चाहूँगा. ह्यूमन ब्रेन्स जैसे मैं इनको देखता हूँ, ऑब्वियसली ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बट हाँ अगर इसको ध्यान से देखा जाए, एटलीस्ट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मैं इनको बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें भी मानता हूँ. अच्छा, आप खुद ही सोचिए, अभी ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ये भी तो इन ब्रेन्स की ही वजह से है. हमारे डे टू डे एक्शंस हम जो कैरी आउट करते हैं वो क्यों करते हैं और कैसे कैरी आउट करते हैं, ये सब भी यही गवर्न करता है और करता रहेगा. हमारी पूरी लाइफ में हमने जो डिसीजंस लिए हैं वो सब इस ब्रेन की वजह से हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ के लिए जो डिसऑर्डर्स होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही होंगी. बट अगर मैं इन डिसऑर्डर्स को ब्रॉड टर्म्स में क्लासीफाई करना चाहूँ तो 3 ग्रुप्स बन सकते हैं: डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और एक होता है स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर्स. अभी मैं उन पे टच अप नहीं करूँगा, बट हाँ जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं वो होते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी. बट ये देखिए, मेडिकल डिजीज़ में भी डिजीज़ कोई भी हो, थकान, फैटीग जिसको हम कहते हैं, वो हर एक में बहुत कॉमन सिम्टम होता है. वैसे ही इन मेंटल डिसऑर्डर्स में भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हर डिसऑर्डर में एक्सप्रेस होते ही होते हैं. तो मैं थोड़ा उन पे इलैबोरेट करना चाहूँगा. फीलिंग डाउन, थकान, और बीइंग टायर्ड या फिर दुखी फील करना, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है. बट हाँ, इसको बोलते हुए मैं ये ध्यान में रखना चाहूँगा आप सबके लिए कि ये मूड स्विंग्स टर्म से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. मूड स्विंग्स में एक बंदा किसी चीज़ को लेकर दुखी होता है और शायद वो थोड़े घंटों या एक दिन के लिए दुखी रहे, पर वो वापस खुश हो जाता है. बट हाँ, जब किसी को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होती है ना, तो वो बिना किसी वजह के दुखी रहता है, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी, शायद एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या फिर एक साल भी. उनके पास कोई रीज़न नहीं होता, बस उनको अंदर से पूरे टाइम दुखी ही फील होता रहता है. इसके साथ साथ उनको हमेशा टायर्ड लगता है, उनको लगता है कि उनकी एनर्जी जो है वो हमेशा ड्रेन आउट हो रही है, अगेन बिना किसी वजह के. वो हो सकता है हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाए और उनके जो बिहेवियर हो वो हॉस्टाइल बनता जाए, धीरे धीरे ज़्यादा अग्रेसिव होता जाए.
अगर आप उनको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करें तो शायद वो उस कॉन्सेप्ट को ईजिली ग्रास्प ना कर पाएँ. दिस इंडिकेट्स लो अंडरस्टैंडिंग. और हाँ, एक सिम्टम है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन होता है, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जो बंदा सफ़र करता है ना, जब उसको लगता है कि कोई उसको समझ नहीं पा रहा या कोई उसको अप्रोप्रिएट अटेंशन नहीं दे रहा है, तो अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़ में वो बहुत ज़्यादा डीप गिर जाता है. और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों से रिकवर करना उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है. बट हाँ, इन सिम्टम्स को ना हम काफ़ी इजीली स्पॉट भी कर सकते हैं. अब आप अपने लव्ड वंस को ही देख लीजिए. अगर आपको लगता है कि उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया है, मे बी पहले वो खुश रहते थे और पूरे टाइम एनर्जाइज्ड रहते थे पर अब अगर आपको लगता है कि वो दुखी रहते हैं और पूरे टाइम थके थके रहते हैं, उनसे बात कीजिए. क्या पता उनको भी ना पता हो, पर वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो. उनसे खुली ओपन डिस्कशन कीजिए कि आपने उनमें ये चेंजेस नोटिस किए हैं और आप उनके लिए कंसर्न हैं. उनको समझाइए कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये बात सच है. ये किसी को भी हो सकता है और ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है. उनको बताइए कि राइट हेल्प लेना या फिर किसी प्रोफेशनल सर्टिफाइड डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाना उनके लिए एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. उनकी बातें सुनिए, उनको कंपैशन दिखाइए और उनकी पूरी मदद कीजिए ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके. तो सर, जिस तरीके से ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, और क्या हम लोग इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि ये शो कर पाए, ये प्रूव कर पाए कि आज के टाइम में ये मेंटल हेल्थ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट इवन फॉर अ सिंगल कंट्री और अ सिंगल सोसाइटी, बट फॉर द होल वर्ल्ड और फॉर द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन. ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. जी बिल्कुल. अब हमें पता ही है कि आजकल लोग थोड़े अपने आप में सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहने लगे हैं. हमारे आसपास जो लोग होते हैं हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते, तो ऑब्वियसली ये बात है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कौन किस चीज़ से गुजर रहा है. बट हाँ, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, USA में 5 में से हर एक एडल्ट को हर साल कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती ही होती है. और उसकी पूरी एडल्ट पॉपुलेशन में एटलीस्ट आधे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते ही हैं. और इनमें से मोर देन हाफ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ये तो एज 14 से ही स्टार्ट हो जाती हैं. ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम UK में हर 100 में से 3.3 लोग डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं और 5.9 लोग कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. वहाँ पे भी 1 in every 4 people हर साल किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं. और हमारे देश भारत में ही देख लीजिए, हमारी पूरी पॉपुलेशन में से 7.5%, जी हाँ, इतने सारे लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से इस मोमेंट पे सफ़र कर रहे हैं. और हाँ, हमारे देश में जितनी भी डिजीजेस हैं ना, इनमें से 1/6 हिस्सा ये मेंटल डिसऑर्डर्स ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. और पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिया उनका 15% अकाउंट करता है. तो सर, जैसे कि आपने हमें अभी बताया कि ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन होती जा रही हैं आजकल, तो और इसको लेके लोगों के मन में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं. सो आपके हिसाब से इसका बेसिक रीज़न या फिर रूट लेवल रीज़न क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉमन होती जा रही हैं एंड पीपल आर बीइंग मोर ओपन अबाउट इट. बट अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसे स्टीरियोटाइप्स, ऐसे स्टिग्मास होते हैं जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को काफ़ी गलत वे में लेके जाते हैं और ये बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं. लोग ही नहीं, हमारी आजकल की मीडिया भी. अब मान लीजिए अगर आप हर दिन इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपको एक ना एक पोस्ट तो ऐसी मिल ही जाएगी जहाँ पे इस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को गलत, वायलेंट और डेंजरस बताया होगा और उस बंदे को
क्रिमिनली एक्टिव और क्रिमिनली डेंजरस और वायलेंट पर्सन की तरह डिपिक्ट किया होगा। बट असल बात तो ये है कि ये जो लोग होते हैं ना, दे आर एट मोर हार्म ऑफ एंडेंजरिंग देमसेल्व्स देन अदर्स। पर यह बात है कि इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से उस बंदे के दिमाग में भी गलत थॉट्स आ सकते हैं। क्या पता वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि वो एक्चुअली लोगों के लिए डेंजरस है, और अगर वो सोसाइटी में जाएगा, लोगों से बात करेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, तो शायद वो अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को हार्म पहुंचा सके। और ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। इसकी वजह से इन लोगों को अप्रोप्रिएट अटेंशन, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। दीज पीपल आर मोर अफ्रेड टू कम आउट एंड एडमिट कि इनको कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, और इसका इफेक्ट यहीं तक सीमित नहीं होता। अगर ऐसे बंदों की ट्रीटमेंट भी हो जाती है ना, तो इनके अगेंस्ट लाइफ में, वर्क में और इनके लिविंग डे टू डे एनवायरनमेंट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज जो मिलनी होती हैं वो कम हो जाती हैं। इनके नेबर्स, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली भी, यहाँ तक इनकी फैमिली भी इनके अगेंस्ट काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करती है। और ये बात भी है कि इससे बस उस बंदे की ही लाइफ नहीं अफेक्ट होती, उसकी केयर टेकर्स की भी होती है। ऑब्वियसली जो पर्सन सफ़र कर रहा है इससे, उसका, और जो बंदा उस बंदे का ख्याल रख रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी वास्ट होती हैं। इसलिए सर्टिफाइड डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट जो होते हैं ना, वो इन बंदों को ही नहीं, इनके केयर टेकर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग और एडवाइस देते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है एंड व्हाट विल बी द राइट वे टू कंफर्ट द पर्सन और टू कन्फ्रंट द पर्सन। और हाँ, आजकल केयर टेकर अब्यूज़ भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, बट आई डोंट थिंक अभी मैं उस पर टचअप करना चाहूँगी। बट हाँ, हमने काफ़ी रिसर्च करी है और हमें तरीके मिले हैं कि हाउ डू वी क्योर दी स्टीरियोटाइप्स। और जो बेस्ट रिजल्ट्स हमें मिले हैं ना, दे आर थ्रू फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट। लोगों को उन लोगों से मिलाइए जिनको ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो चुकी हैं या अभी हो रही हैं, एंड इनसे ये स्टीरियोटाइप्स तो जाते ही हैं, बल्कि लोगों को और नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। एंड वी हैव सीन दैट पीपल बिकम मोर एम्पैथेटिक, मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ पीपल। सो हाँ, दैट्स ऑल आई हैड टू गिव। वेल सर, ये एक बहुत ही दिलचस्प और इंसाइटफुल टॉपिक था डिस्कशन के लिए, एंड आई होप दैट कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी, और अगर उनके मन में कोई भी मिसकंसेप्शंस या स्टीरियोटाइप्स थी तो वो भी क्लियर हो गई होंगी। और मुझे भी इस कॉन्वर्जेसन से काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। और इनमें से मुझे एक चीज़ काफ़ी सही लगी, वो ये है कि हम लोगों के पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है, जिसकी वजह से हम ये नहीं जान पाते कि मेंटल हेल्थ से सफ़र करने वाले लोगों के साथ किस तरीके से डील किया जाए या उस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकला जाए। और मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द कोर रीजंस, हमारे मिसकंसेप्शंस का जो बेसिक रीज़न है वो यही है। एंड टू समराइज योर वर्ड्स, मैं एक बार लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ऑब्जर्व करें अपने अंदर और अपने करीबियों के अंदर। अगर आप कोई चेंज नोटिस होता है या फिर आप कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू यू इज़ नॉट फॉर गुड, तो इसके बारे में उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि एज यू सेड ये पॉसिबल है कि उनको भी ना पता हो कि ये मेंटल डिसऑर्डर की निशानी हो। और माना कि हर सिचुएशन में आप उनको एक प्रोफेशनल के पास नहीं लेकर जा सकते, बट उसके अलावा जो सबसे बड़ा काम आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो है उनको एक इमोशनल सपोर्ट देना। ऐसे मुश्किल हालातों में ऐसी छोटी छोटी इमोशनल सपोर्ट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। And I would like to kindly request everyone to not make fun of someone or to bully someone जो आपको लगता है कि किसी टाइप की मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है या उसे सफ़र कर रहा है। बुलिंग इस सिचुएशन को और ख़राब बना सकती है, एंड एट द मोस्ट एक्सट्रीम केसेस उसको सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। अगर आप खुद उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो it's always better to get them a professional help so that they can get better more fast. और इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये एक छोटा सा इनिशिएटिव किसी एक की भी मदद कर पाएगा, and we will be happy for that. So at last I would like to thank our speaker for today,
for giving his valuable opinions and his valuable time for this. Thank you very much, sir. Right. Thank you for having me. आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तो मिलते हैं. Yes, ठीक है सर.